मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम में एस के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आप पीछे ज़रा दरख्त वगैरह सारा देख रहे हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मैं पार्किंग लॉट में खड़ा हूँ। काफ़ी अच्छा यहाँ वक्त गुजरा है। फेडरल शरीयत कोर्ट के डॉक्टर जज साहब यहाँ पर आए, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त से अपनी जो सारे काम किए। बार ने बड़ा अच्छा रिसेप्शन दिया था, लेकिन शुरू में सुबह टेरेन वाइट वाला केस है, बैरिस्टर हसनैन चौधरी लाहौर से, और फिर सलमान अकरम वाजा साहब मौजूद थे, मैं मौजूद था, सलमान न्याजी मौजूद था। वकालतनामा दिया गया और इसमें, और इसकी केस की समाअत 19 जनवरी के लिए चली गई है। वापसी में साथ ही फिर मीडिया डिस्कशन में मतीउल्लाह जान साहब दोस्त हैं हमारे, उन्होंने पकड़ लिया। फिर पूरी मैंने एक एक चीज़ का जवाब दिया। पता नहीं वो इंटरव्यू उन्होंने अपलोड किया या नहीं किया, वैसे करना चाहिए था। जो जो मैंने सवालों के जवाब दिए हैं वो आप लोगों के लिए बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। आज मैं कोशिश करूँगा उसको भी ज़रा क्लियर कर दूँ, इस केस को, यानी ऐसे ही कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है। दूसरा मामला तोशाखाना के हवाले से, अली जफ़र साहब आज नहीं आए तो उसकी डेट जो है यानी अर्जन मसरूफियत थी उनकी, और केस वो अर्जन हो गया है 12 जनवरी के लिए। तीसरा अहम था प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला केस। प्रोहिबिटेड फंडिंग वाले में आज बड़ी ज़बरदस्त समाअत हुई है, और आज अनवर मंसूर साहब भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, खावर साहब भी मौजूद थे, और अदालत के सामने कन्विंस करने की कोशिश की है कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है। 3 मेंबर बेंच, चीफ जस्टिस अपना आमिर फारूक साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब तब इस बेंच के अंदर मौजूद थे। और लाहौर हाई कोर्ट में भी आपको पता है कि ओवरसीज़ राइट के हवाले से केस की समाअत हुई है। वक्त चूँकि कम होना है, मैं आज चाहूँगा कि ये वाले मैं सुबह के हवाले से बताता चलूँ, जो कि इसमें मैंने थोड़ा सा जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आखिरी हिस्से में मैंने उस पर भी गुफ्तगू नहीं है। टेरियन वाइट वाले केस में वो साहब जो कोई भी हैं पीछे यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वो लोग मौजूद हैं, क्योंकि उसको वॉच करने के लिए जो जो लोग आए थे वो मैंने अदालत में देख लिए हैं। वकालतनामा दिया गया, वापसी पे एडजर्न हो गया 19 के लिए। वापसी पे मैं फिर मतीउल्लाह जान के साथ उन्होंने पकड़ लिया, और मैंने कहा भाई ये 2004 से मामला चल रहा है, इसके अंदर है क्या, देयर इज़ नथिंग ऑन रिकॉर्ड। और बार बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से यही नुक्ता नज़र था कि ये बार बार इसका फैसला हो चुका है। आज मैंने उनके सामने एक बड़ा लीगल सवाल रखा। मैं क्या जी, किसी का वारिस होने के लिए डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, और वो पाकिस्तानी अदालतें देती हैं, खाली कह देने से नहीं। मैं अगर लिख दूं कि फलां मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा नहीं हो जाएगा, ये गलतफहमी दूर कर लें। और ये झूठ पर मबनी है, तोहमत लगाई है जिस किसी ने भी लगाई है इस बात के ऊपर, यानी कोई सबूत है आपके पास? बार बार अदालतों में आना जाना हो रहा है। और हाँ, अगर कोई सिविल कोर्ट ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम नहीं है कि इस मामले को बैठकर तय करे कि कोई किसका बच्चा है या नहीं है। ये सिविल कोर्ट का काम सूट फॉर डिक्लेरेशन के अंदर डिसाइड होना है, इस्तकरार हक में फैसला होना है। ये ऐसे नहीं फैसला हो जाना, और उसके लिए जायज़ अगर कोई इस्तकरार हक दायर करे तो फिर आ जाए। उसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस मामले को देख नहीं सकती है। भाई कहाँ है किसी कोर्ट की डिक्लेरेशन? पाकिस्तानी कोर्ट की बात हो रही है, बाहर का एक एक्सपर्ट की कोई डिग्री यानी वो कह देने से हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर क्या नादरा के अंदर कोई डाटा मौजूद है आपके पास? जो कंक्लूसिव एविडेंस या प्रूव होने हैं वो ये होने हैं। और ये वो सारा मैं नटशल आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, ये मैंने वो सारी बातें कही थी। उम्मीद है वो इंटरव्यू अगर देख लें आप तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा इशू जो है वो तोशाखाना के हवाले से, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, अपना इख्तियार नहीं है, उसमें खाली एडजर्नमेंट हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने आपको पता लार्जर बेंच बन चुका है, जिसने ये देखना है कि सेक्शन 137 के तहत क्या अदालत को इख्तियार है। जी, क्या इलेक्शन अदालत को इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन क्या अदालत है वो, क्या इसको इख्तियार है कि वो नाहल कर सकती है? बिल्कुल नहीं है इख्तियार उसको। ये इख्तियार सिर्फ अदालत का है, एडजुडिकेट होना है। और 62(1) में देख लें, अगर सादक और अमीन या कोई चीज़ डिक्लेयर करनी है तो वो अदालत ने करनी है। ये कहाँ से आगे के जनाब, ये करप्ट प्रैक्टिस में खाली कह देने से आप नाहल हो जाएंगे जैसा। और दूसरा जो इलेक्शन कमीशन ने अब इस पर इस्तगासा ले आया है, जब इस्तगासा आ गया तो 2 और सजाएँ तो नहीं हो सकती ना, एक नाहल भी कर रहे हैं और कह रहे हैं सजा भी। हाँ, एक बन सकती है रेमेडी अगर बननी हो। सेक्शन 137 के तहत कहा गया कि ये करप्ट प्रैक्टिस 167 में डिफाइन किया गया, 174 में सजा दी गई है, इस्तगासा 200 का दायर कर दिया गया है। अगर उसमें सजा हो जाएगी फिर 232 के तहत आप नाहल हो सकते हैं 500। अभी नाहली इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है। अब आते हैं तीसरे केस की तरफ, वो है प्रोहिबिटेड फंडिंग वाले केस में। आज अनवर मंसूर भाई के साथ हम पेश हुए, उन्होंने
सारा ऑर्डर पढ़ के बताया, और वो बड़ी ज़बरदस्त है कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे अपने इख्तियारात का तजावुज़ किया। हनीफ अब्बासी ज़िक्र का जिक्र हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के केस का जिक्र हुआ। हनीफ अब्बासी के केस में जो प्रिंसिपल तय कर दिए हैं, वो अगर फॉरेन एडेड पार्टी होनी है, वो पाकिस्तान की सालमेरी मैं आपका बताता रहा हूँ, ये मैं आज से नहीं बात आप कर रहा। आर्टिकल 17 जो है वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, 17 का आर्टिकल सब आर्टिकल 2 जो पाकिस्तानी सालमियत के खिलाफ करे, और आप मुल्क में अनारकी फैला दें, मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दें, तो फिर ये बात समझ आती है कि आप वाकई मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं रिकॉर्ड के ऊपर। और जो वो वहाँ इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के आर्टिकल 6 का नहीं है, वो डेफिनेशन क्लॉज का भी जिक्र कर दिया फॉरेन एडेड पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में, और कह दिया कि फेडरल गवर्नमेंट को भिजवा दिया है। और फेडरल गवर्नमेंट फिर ये अदालत के सामने ये रखा है। अदालत कह रहा था कि ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक तरह की रिपोर्ट है, और ये भी हमारा भी यही कहना है कि ये रिपोर्ट है, शोकाज अभी जो है, शोकाज के बाद जो जवाब होगा वो देखी जाएगी। और अदालत के सामने यही फॉर्मुलेशन सारी रख दी हैं। केस की समाअत अब 10 जनवरी को होनी है। टाइम का है, अदालत ने 2-2 घंटे दिए हैं कि आइंदा समाअत तक 2-2 घंटे में और डे टू डे ये समाअत चलेगी। और इस हद तक अदालत आ गई है कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है, जो मैं समझ पाया, जो मैं गेज कर पाया हूँ, कि ये ऑर्डर नहीं है, ये शोकाज अभी जारी हुआ है। शोकाज पे बाकायदा जवाब आएगा, फिर कॉन्क्लूसिव फाइंडिंग आएगी, वो चैलेंज हो सकती है। ये रिपोर्ट सिर्फ यहाँ पर चैलेंज नहीं हो सकती है। अदालत को बताया मैंने, तो स्पेशली कहा कि 180 के करीब FIR हैं सिर्फ ये कहने की वजह से, और FIA ने अपनी रिपोर्टों में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की वजह से ये सारी जो हमने पर्चे दायर किए हैं। तो इस हद तक भी अदालत के सामने पॉइंट रख दिया गया है। मैं आज जस्टिस आमिर फारूक साहब की समाअत से ज़रा काफ़ी मुतमईन हूँ। आज उन्होंने बड़ी पेशेंस हेयरिंग दी है, अगर देखा जाए आज एग्रेसिव मूड नहीं था, और बड़ा रिस्पांस अच्छा मिला है। मैं तो आज मुतमईन हूँ समाअत के हवाले से, और मैं नहीं समझता कि इसमें बहरहाल ये कहा नहीं जाता वक्त के साथ साथ, क्योंकि बहुत से लोगों ने एतराज़ उठाए थे, लेकिन आज की हेयरिंग से मैं कुछ बेहतर उम्मीद रख सकता हूँ। और मेरा अंदाज़ा यही है कि ये जो बातें सारी आ रही हैं, ये रिपोर्ट की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। शोकाज जो रूल 6 के तहत है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर हुआ है ऑर्डर 6 के तहत, तो पॉलिटिकल पार्टी और रूल 6 के तहत जो शोकाज हुआ है, वो उस पर बहस पे जवाब आएगा, उस पर एविडेंस अगर लीड होनी है, उस पर बातें चीज़ें सारी सामने आएंगी, फिर फाइनल होगा। और ये अदालत कह सकती है कि ये जो रिपोर्ट है इसकी कोई हैसियत नहीं है। इंडिपेंडेंटली जो है इलेक्शन कमीशन को शोकाज के ऊपर अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है और उसके ऊपर फैसला करना है। ये बैठकर ये फैसला जो है ये अब इंशाल्लाह आइंदा समाअत तक जो 10 जनवरी को होगी, 3 मेंबर बेंच जस्टिस आमिर फारूक साहब, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सतार साहब कर रहे होंगे। आखिर में ये जो पंजाब असम्बली में खेल खेला जा रहा है, आसिफ अली जरदारी आकर शुजात से मिलने, और इस गंदे खेल का जो लोग भी हिस्सादार हैं, क्या मिलना है इनको, हुकूमतें बचाते फिर रहे हैं। जो कह रहे थे इलेक्शन कराना है, जल्दी फेस करो, जमहूरी रवायात को फेस करो ना, ये वोट के खरीदो फरोख्त से तो नहीं मामला थाल होंगे ना। और मैंने आपको बता दिया था, और मैं इस बात पे कायम हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मैं गवर्नर ने जो इजलास बुलाया है वो इजलास नहीं बुला सकता, कोई इजलास चल रहा था। रूल 4 बड़ा क्लियर है, प्रोविंशियल असम्बली के रूल्स को अगर आप सामने रखें तो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये चीज़ मौजूद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम इन चीज़ों को सबको उठाकर सामने रख लें तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि क्या हालात चल रहे हैं। होना क्या है सारे मामले में, अगर आप देखेंगे होना क्या है, होना बड़ा भाई सीधी सी बात है। पहले इजलास प्रोग हो जाएगा तो फिर आप समन करेंगे आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत, और आपने जो वजूहात बताई हैं, वजूहात की अहमियत क्या है, वो सारी झूठ पर मबनी वजूहात हैं। एक सियासी जमात का एजेंडा लेकर गवर्नर पंजाब चल रहे हैं, और गवर्नर पंजाब ने अपना हल्फ तोड़ा, ये मैं बात कर चुका हूँ, मैं तफसील से बात कर चुका हूँ। तो आज भी मुख्तलिफ चैनल्स पे मेरी अगर बात हुई है, तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है पूरी दुनिया में, शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा तहरीक अदम एतमाद भी, तहरीक एतमाद भी। अच्छा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ये कौन सी जमहूरी रवायात हैं, कोशिश करनी है कर लें, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि बड़ा ज़बरदस्त जो है इमरान खान साहब ने जो मैदान सजाया है, एक एक चीज़ जो सारी सामने रखी है, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात और वाक़ियात किस तरफ चल रहे हैं। बहुत कम रास्ता है तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने का। एतमाद की तहरीक तो गैर कानूनी और गैर आइनी है, और इस बुनियाद पर अगर मुझसे पूछते हैं तो गवर्नर ने आर्टिकल 4 और 5 भी तोड़ा है, अपना हलफ भी तोड़ा है। इनको हटाने के लिए को वारंटों की रेट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है, और इसी तरह से जो एतमाद का वोट लेने का जो इजलास बुलाया है वो कोई भी MNA, यानी मैं तो काम कर रहा हूँ अपने तौर पर, तो एक ऑब्जेक्शन आ सकता है, एक एतराज़ आ सकता है कि क्या एक आम आदमी आ सकता है इस सारे मामले में। मैं तो तैयारी मुकम्मल कर
रहा हूँ, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक तो सियासी जमातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या PML कहूँ कि किसी मेंबर पार्लियामेंटेरियन को ये मामला लेके आना चाहिए, जिसकी वजह ये है कि जो उन मेंबरों की मेंबरशिप सस्पेंडेड थी आज लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल कर दी है और उन्होंने कहा है कि वो जाकर इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। तो अब ये तरीके तो एतमाद है, एतमाद में वोट नहीं डालने हैं, एतमाद में अगर फिक्स होती है ये स्पीकर ने फिक्स आना है। स्पीकर है कस्टोडियन, स्पीकर ने करना है रेगुलेट, स्पीकर के अलावा किसी ने ये रेगुलेट नहीं करना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।